स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरें भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करेंगे। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। AIJGF के सेक्रेटरी नितिन केडिया जी हैं और साथ ही तरुण सत्संगी हैं यूनिवेस्ट से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारे साथ नीरव देसाई होंगे, GGN रिसर्च के पार्टनर हैं। उनसे हम खाने के तेल मार्केट का आउटलुक समझेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज करेंगे गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड ने घरेलू बाजार में आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। गोल्ड का जो नया हाई, इंट्राडे हाई है, वो आपको बता दे 79,999 रुपए। अभी भी करंट भाव भी वही है, अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर है। सिर्फ 1 रुपए दूर है सोना अपने 80,000 के एक हिस्टोरिक मार्क से। नितिन जी, क्या लग रहा है? 80,000 रुपए का भाव हो चुका है वायदा बाजार में, हाजिर में पहले से ही 80,000 के ऊपर है। क्या इसके बाद भी तेजी आपको दिख रही है? करंट लेवल पर क्या करना चाहिए? क्या माहौल है 80,000 में? ज्वेलर्स क्या कह रहे हैं 80,000 पहुंचने के बाद? नमस्कार विश्वमान जी। देखिए, माहौल तो जिस तरह बिक्री का कहें तो शादियों के सीजन होने के बाद भी बिल्कुल ठंडा चल रहा है और जो सेल्स है वो काफी कुछ डाउन है। और लोगों की एक उम्मीद भी है कि बजट के बाद जो है शायद 1% या 2% का ड्यूटी कट हो, जिसकी वजह से लोगों ने जो सोने की खरीद है उसको हॉल्ट कर रखा है। तो चारों तरफ से जो इस समय अगर एक सेक्टर है जो बुरी तरह से निराशा की गिरफ्त में है, वो सर्टेनली ज्वेलरी सेक्टर है, जहां पे हम पूरी तरह से ग्राहकों का अभाव देख रहे हैं। अगर आने वाले समय की बात की जाए तो सोने में देखिए, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 3 कमोडिटीज के अंदर काफी शॉर्ट पोजीशंस बनी थी, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। जिसका एक कारण था कि अगर ट्रंप आते हैं और चाइना पे और कनाडा, मेक्सिको पे टैरिफ लगाते हैं तो उसकी वजह से युआन में एक डेप्रिसिएशन होगा। की वजह से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों में हम दामों के अंदर एक कमी देखेंगे। लेकिन जिस तरह से कल रात में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर ट्रंप ने जो बात करी है, वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स की बात करी है, लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करी है, तो ओवरऑल एक ग्रोथ की बात करी है। लेकिन उसके बावजूद डॉलर इंडेक्स में हमने पिटाई देखी और जो शॉर्ट कवरिंग थी वो हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में आते हुए देखी। तो टेक्निकली अगर हम बात करें विश्वमन जी, तो लोअर हाई, सॉरी, हायर लो और हायर हाई बन रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। और साथ में सोना जो है वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। RSI ओवरबॉट पे तो हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है $2755 या $2735 तक का। वहां पे हमें $2710 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 2809, 2840 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे नहीं आता है तो ऊपर में 2790 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो वापस सेम टारगेट्स के लिए हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 2765 का रहेगा। विश्वमन जी बता दीजिए नितिन जी। हेलो। हाँ नितिन जी, घरेलू बाजार के भी लेवल्स बता दीजिए। ये लेवल्स आपने कॉमेक्स में बता दिए। घरेलू बाजार में जो आपको सुन रहे होंगे वो जानना चाह रहे होंगे कि MCX पर वो लेवल्स क्या होंगे। देखिए, घरेलू बाजार की अगर हाजिर बाजार की हम बात करें तो मुझे लगता है 79,400 विदाउट GST, 79,400 या 79,000 तक के जो भाव आते हैं वहां पे हम 78,600 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। ऊपर में 80,450 और 81,000 तक के टारगेट रहेंगे। अगर मान लीजिए नीचे का हमें भाव नहीं मिलते और यहीं से एक ब्रेकआउट आ जाता है 80,400 के ऊपर, तो वहां पे भी हम बाय कर सकते हैं 81,000 और 81,500 के टारगेट्स को लेके। जब तक ट्रंप का नया स्टेटमेंट नहीं आता है टैरिफ के ऊपर, तब तक हमें शॉर्ट करने से बचना चाहिए। क्योंकि जरा भी नीचे आएगा या जहां पे भी मौका मिलेगा, जो शॉर्ट्स ऑलरेडी अक्रॉस द वर्ल्ड सिस्टम्स के अंदर बने हुए हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से। गोल्ड को लेकर ये व्यू आ गया है आपका। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? 80,000 भी पार कर गया है नया, अब जो इंट्राडे का हाई है वो 80,000 का है। हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। आई बिलीव ऐसा लग रहा था मार्केट को कि ट्रंप अपने इनॉग्रेशन के टाइम पर कुछ ना कुछ टैरिफ के लिए सरप्राइज देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके चलते हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आई। वो 4 वीक के लो पर चल रहा है और जिसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट पॉजिटिवली हमने प्रेशियस मेटल स्पेशली गोल्ड में आते हुए देखा है। सेफ हेवन डिमांड काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से प्राइसेस वंस अगेन वेरी क्लोज है रिकॉर्ड हाई के कॉमेक्स स्पॉट में, और MCX में तो 80,000 के आसपास है। हमें ऐसा लगता है नियर टर्म में दैट मोमेंटम विल कंटिन्यू। एंड जिस तरीके से ऐलान किया है उन्होंने, तो चाइना को थोड़ा सा वो रिलीफ दे सकते हैं कल ओवरनाइट, जो जैसे फोरम पे उन्होंने बोला। बट स्टिल मैक्सिको, कनाडा के ऊपर जो टैरिफ 1 तारीख से इंप्लीमेंट होगा,
फर्दर क्लैरिटी आएगी क्या एग्जैक्टली और लगाने वाले हैं, सो दैट विल एक्चुअली अंडरपाइन द सेंटीमेंट ऑफ प्रेशियस मेटल स्पेशली गोल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट एंड वन शुड बी like looking for higher returns on positive side in this commodity. आप बताइए भूपेश जी, टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है गोल्ड यहां पर? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर गोल्ड की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि गोल्ड में ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और ये पॉजिटिविटी जारी रहनी चाहिए। 79,800 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 79,650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 80,000 और 80,150 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चलिए, तो 80,000 के पार अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है, मजबूती के साथ यहां पर गोल्ड में तेजी है। करीब करीब 400 रुपए की तेजी आज के सत्र में भी दिख रही है। चांदी की बात करते हैं तरुण जी, जैसा चर्चा कर रहे थे चांदी को लेकर कि यूएस, मैक्सिको और कनाडा से के सारे एक ब्लैंकेट वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी वहां पे लगाने वाले हैं। वहां से जो भी टैरिफ जो लगाएंगे 25% का, वो चांदी पर भी लागू होगा। उससे होगा क्या कि चांदी का जो सालाना उत्पादन है अमेरिका में वो 70 से 80 मिलियन आउंस का है और चांदी की डिमांड, जो सालाना डिमांड है यूएस में, वो है 250 मिलियन आउंस की, यानी, और उसमें से करीब करीब 74% पिछले साल सिर्फ कनाडा और मैक्सिको से ही इंपोर्ट यूएस ने किया था। फिर सिल्वर का जो फैब्रिकेशन का काम होता है वो होता है, फिर ग्लोबल मार्केट में यूएस से सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट का काम होता है। तो यूएस के लिए इतना आसान नहीं है कि आप टैरिफ लगाए तो वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, सिल्वर के प्राइसेस अलग चले जाएंगे। इस खबर को आप कैसे देखते हैं नितिन जी, और चांदी पर इसका क्या असर होगा, या चांदी को उस टैरिफ से 25% के टैरिफ से राहत मिल सकती है यूएस में? देखिए विश्वमन जी, देयर आर समथिंग सम टैक्स इम्प्लीकेशन जिसकी वजह से जो मैक्सिमम इंपोर्ट होता है वो कनाडा और मेक्सिको से की तरफ से यूएस के अंदर होता है। और अगर 25% टैरिफ लगता है तो जो 130 टन का जो एक डिसबैलेंस है यूएस के प्रोडक्शन और डिमांड के अंदर, उसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा और वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी जो डिमांड है उसमें इम्पैक्ट आएगा। आपको याद होगा जब हमने इस साल की शुरुआत करी थी तो हमने ये कहा था कि 92 के आसपास जो है वो गोल्ड सिल्वर रेशियो जा सकता है, क्योंकि टैरिफ का जो सबसे बड़ा डर होगा वो सिल्वर में होगा। तो अगर इस तरह की कोई भी टैरिफ लगती है तो मुझे लगता है फिर एक बड़ा करेक्शन जो है सिल्वर में देखने को मिल सकता है और 85,000 तक नीचे में या 82,000 तक भी भाव आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अभी आज की बात करें तो टेक्निकली जो है वो सिल्वर में भी जो हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं और ईएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर 91,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है इंडियन मार्केट्स में तो हम ऊपर 93,500 से वो अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में देख सकते हैं। विश्वमन जी। ओके, तरुण जी, आपकी राय क्या है चांदी पर? देखिए, सिल्वर ने रिसेंटली पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि बेस मेटल के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। फियरिंग था कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगा सकता है यूएस। कल जिस तरीके से क्लैरिटी दिया, दे माइट नॉट कंसीडर पुटिंग टैरिफ ऑन चाइना, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज गैप अप ओपनिंग हुई है और वो सीधा का सीधा इंडस्ट्रियल को परफॉर्म पॉजिटिवली हेल्प करेगी। एंड सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। मुझे ऐसा लगता है जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने बोला, इट विल रिमेन फर्म प्रॉब्ली जब तक ये 90,500 के नीचे नहीं है। 93,500 नियर टर्म के अंदर देखी जा सकती है। क्या बताइए, चांदी पर आपकी राय क्या है? जी सर, चांदी की बात करी जाए तो अगर रिलेटिवली देखा जाए तो चांदी गोल्ड की तुलना में काफी कमजोर दिखती है, परंतु आज के सप्ताह की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि चांदी में कहीं भी 91,700-800 के आसपास मिलती है तो चांदी में खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि 91,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 92,300, 92,600 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। गोल्ड और सिल्वर पर राय आपको मिल चुकी है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला और सोने और चांदी पर दोनों पर आपने अपनी राय की बात करते हैं, क्योंकि क्रूड पर दबाव दिख रहा है। ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनकी जो स्पीच थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, हालांकि उन्होंने वो स्पीच दी थी, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वो ओपेक से और सऊदी अरब से कहेंगे कि कच्चे तेल के दाम वो घटाए अपने बायर्स के लिए। उसका भी दबाव है, साथ ही अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने की योजना है, उसका भी यहाँ पर दबाव लगातार अब दिख रहा है। $81 के आसपास जाने के बाद अब देखिए $78 तक आ चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव। तरुण जी, क्रूड पर आपकी राय? ऑलरेडी क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वेल सप्लाइड मार्केट है। डिमांड ग्रोथ से ज्यादा सप्लाई ग्रोथ इस साल और नेक्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी फोरकास्टेड है।
इस दौरान मंडे को इनॉग्रेशन में जिस तरीके से उन्होंने बोला दे विल रैंप अप यूएस प्रोडक्शन तो और कीप द लोअर प्राइसेस, सो अल्टीमेटली तभी सबने देखा कि माहौल चेंज हो गया और वन साइडेड करेक्शन देखा है इन लास्ट 4 days इंक्लूडिंग टुडे। भी लगता है कि करेक्शन वाइडन होगा। कल भी उन्होंने बोला कि जो ओपेक और अदर एजेंसीज है कि दे शुड आल्सो बी लाइक इंक्रीजिंग सप्लाई टू काम द प्राइसेस, कीप द प्राइसेस डाउन। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है सेंटीमेंट विल रिमेन ऑन अ नेगेटिव साइड एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि ऑयल के प्राइसेस वंस अगेन $70 पर बैरल के नीचे स्लिप कर जाए WTI इन द वीक्स टू कम। भूपेश जी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? जी सर, कच्चे तेल की बात करी जाए तो कच्चे तेल में ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। कहीं भी पुल बैक आता है तो इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। 6530 6540 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो 6570 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करनी चाहिए। 6490 और 6450 तक के लक्ष्य संभावित है। चलिए, अब बात कर लेते हैं एक अहम खबर की, वो है सोयाबीन को लेकर। और वहाँ पर सोयाबीन को लेकर खबर ये है कि अर्जेंटीना के एक्सपोर्ट टैक्स में कटौती की खबर आई है, जिसमें अर्जेंटीना 27 जनवरी से 30 जून तक ये एक्सपोर्ट टैक्स में कटौती करेगा। सोयाबीन पर एक्सपोर्ट टैक्स को 33% से घटाकर 26%, सोया मील पर एक्सपोर्ट टैक्स घटाकर 31% से 24.5% और सोया तेल पर भी एक्सपोर्ट टैक्स 31% से 24.5%। ये कितना सब्सटैंशियल है, नीरव जी इससे ये समझते हैं। पार्टनर है जीजीएन रिसर्च के। नीरव जी, कितनी बड़ी कटौती है और इससे मार्केट पर क्या असर होगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो ज़्यादा है, क्या वहाँ डिमांड बढ़ेगी, पूरे ओवरऑल मार्केट पर भी इसका असर दिख सकता है क्या? दाम कुछ और कम हो जाएंगे सोयाबीन के? और 7% का सोयाबीन पे ड्यूटी रिडक्शन है, सोया ऑयल पे और सोया मील पे 6.5% का ड्यूटी रिडक्शन है। ये टोटल सोया कॉम्प्लेक्स को प्रेशराइज्ड करेगा। ओवरऑल देखें तो अर्जेंटीना ने ये जो पेसो स्कीम लास्ट गवर्नमेंट ने चलाई थी, उसको अभी नए प्रेसिडेंट आने के बाद ये लोग जरा भी इस टाइप का मूव नहीं ले रहे थे, तो ये काफी बड़ा सरप्राइज है मार्केट के लिए कि इन्होंने ऐसा मूव किया है। और अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल सोया कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलरली सोयाबीन और सोया मील मार्केट तो वैसे ही काफी अच्छा सप्लाइड, वेल सप्लाइड मार्केट था, स्लाइटली ओवर सप्लाइड मार्केट भी बोल सकता हूँ। इसमें ये मूव आने से मैं बोलूँगा प्राइस वाइज अच्छी रिडक्शन सोया मील और सोया बीन्स पे रहेगी। थोड़ा बहुत इंडिया का सोया मील का एक्सपोर्ट वायबिलिटी जो बीच बीच में बन रहा था, उसको भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जहाँ सोया ऑयल की बात करें तो सोया ऑयल में भी अगर ये 6.5% का रिडक्शन आया तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी एक्सपोर्ट प्राइस में भी वहाँ पे वो लोग रिडक्शन लाएंगे। पाम के लिए भी ये कॉम्पिटिटिवनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी बीच में जो सही आई सोयाबीन से तो थोड़ा सा पाम ऑयल को रिलीफ मिला था, बट फिर वापस 2 दिन से सोया ऑयल घटना चालू हुआ है, तो उसके कारण भी पाम में थोड़ा सा प्रेशर बना था। अब ये फर्दर न्यूज आने से भी थोड़ा सा पाम ऑयल पे प्रेशर बनेगा। आज भी देख रहे हैं गिरावट है, 4200 के रिंगिट के नीचे मलेशियाई पाम फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। सर, घरेलू बाजार के जो फार्मर्स होंगे सोयाबीन के, वो सुनना चाह रहे होंगे, क्या दाम यहाँ भी कम हो सकते हैं सोयाबीन की इस खबर से, या बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा घरेलू बाजार पर? नहीं, 100% घरेलू बाजार पे भी असर पड़ेगा। आज हम देख रहे थे कि सोयाबीन स्ट्रगल कर रहा है 43-4400 प्लांट बिल्टी के रेट से बढ़ने में। एमएसपी 48-50 के आसपास है, ऑलरेडी एमएसपी से काफी नीचे सोयाबीन चल रहा है। मेजर रीजन इसका ये है कि सोया मील में हमें प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है। अब सोया मील में अगर अर्जेंटीना ने उसकी एक्सपोर्ट टैक्स घटाई है तो फिर इंडियन सोया मील को मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर रहेगा और कॉम्पिटिटिवनेस में भी थोड़ा इशू आएगा। तो डेफिनेट है कि ये सोयाबीन के प्राइसेस के हिसाब से भी बहुत अच्छी खबर नहीं है डोमेस्टिक में। शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त निकाला और इस मार्केट के बारे में बताया कि सोयाबीन कीमतों पर आगे भी और दबाव बढ़ सकता है। ऑलरेडी दाम इतने कम हैं ही, किसान परेशान थे ही, और भी दाम में थोड़ी नरमी आ सकती है। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। मेटल्स पे बातचीत नहीं हुई थी। भूपेश जी, आज आपको अगर एक काउंटर चुनना हो तो बताइए क्या पसंद है आपको पूरे ही बेस मेटल्स में? जी सर, आज सभी बेस मेटल्स में लगभग सभी बाजार गैप अप ओपन हुए हैं। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम के बाजार में कल की कमजोरी जारी रहनी चाहिए। 254.30 का दाम है।
करंट भाव पर बिकवाली करनी चाहिए। 255.50 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर 253 252 के लक्ष्य से संभावित रहेंगे। आप बताइए तरुण जी, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है? देखिए, अभी रिसेंटली देखा जाए तो एल्यूमिनियम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि ग्लोबल सप्लाई टाइटनेस है इस कमोडिटी के अंदर और 250 रेंजेस के ऊपर प्राइसेस काफी टाइम से सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। कल की गिरावट में वहीं से प्राइस रिवर्स हुए हैं। मैं फेब फ्यूचर के अंदर बाय करना प्रेफर करूंगा 250 पर। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 249.50 बिलो। मुझे ऐसा लगता है कपल ऑफ डेज टू वीक टाइम के अंदर 258 से 260 के प्राइस मिल सकते हैं हायर साइड। ये एक कॉन्ट्रा कॉल है एल्युमिनियम, लेकिन आप नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं एल्युमिनियम को लेके। ग्वार पर भूपेश जी फटाफट से बता दीजिए आपके टारगेट क्या है ग्वार में? कि आज के लिए अभी बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है 5,455 के नीचे ग्वार सीड में बिकवाली करनी चाहिए। 5,490 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 5,410 5,380 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। एग्री मार्केट में मसालों पर आपकी राय क्या है? तरुण जी छोटा जवाब दीजिएगा। 8,000 8,100 के आसपास धनिया मिलता है तो वो बाय बन सकता है। टर्मरिक अभी मेरे को ऐसा लगता है गिरावट देगा, लेकिन 12,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है, उसको नहीं काटेगा तो फर्दर रैली देखने को मिलेगी। जीरा एज ऑलरेडी सेड वीकनेस है, वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि सप्लाई मार्केट में ज्यादा है। शुक्रिया तरुण जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए, लेकिन आपको बता दें जाते जाते कि अगले कुछ दिन बेनेट विश्वविद्यालय पिकल बॉल का केंद्र बना रहेगा। यहां 4th राष्ट्रीय IPA पिकल बॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान बेनेट यूनिवर्सिटी भारत में पिकल बॉल के लिए एक गेम चेंजर के रूप में उभर रही है। ग्रेटर नोएडा में स्थित इसके अत्याधुनिक परिसर में विश्व स्तरीय पिकल बॉल कोर्ट है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में खेल के बुनियादी ढांचे के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहा है। ये सुविधाएं न केवल उभरते एथलीटों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में काम करती हैं, बल्कि बेनेट यूनिवर्सिटी को खेल के विकास को बढ़ावा देने में अग्रणी के रूप में भी स्थापित करती हैं। Great future because pickleball, among other sports, if you compare it to tennis, badminton, table tennis, is a easier game to pick up. As a beginner, it's very easy to pick up. But if you want to go to a professional level, it's as hard as any other sport. It's more difficult at that point. But it's an easy game to adopt, and it's going to become very popular because you can play, an 8-year-old can play with the 80-year-old. I mean, the skill levels are not very different. You can enjoy the game. So families will play together. It's a community sport. It helps friends come together. So it's going to be adopted very, very fast. बेनेट यूनिवर्सिटी की पिकल बॉल के प्रति प्रतिबद्धता भौतिक गतिविधियों से परे है। खेल को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके यूनिवर्सिटी टीम वर्क, नेतृत्व और रणनीतिक सोच जैसे आवश्यक जीवन कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि छात्र अच्छी तरह से विकसित व्यक्ति के रूप में उभरे, जो कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह चुनौतियों के लिए तैयार हो। जैसे जैसे पिकल बॉल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, बेनेट यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय इसे मेन स्ट्रीम स्पोर्ट में बदलने में मदद कर रहे हैं। पेशेवर कोचिंग और नियमित टूर्नामेंट के माध्यम से खिलाड़ियों को निखार कर बेनेट यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चमकने के लिए तैयार एथलीटों की एक नई पीढ़ी को आकार दे रहा है। ये पहल न केवल समग्र शिक्षा में खेलों के महत्व को पुष्ट करती है, बल्कि देश में पिकल बॉल के विकास की नींव को भी मजबूत करती है। Over the next 4 days, Benet University will transform into the epicenter of Indian pickleball as it hosts the 4th IPA National Pickleball Tournament. With the top players competing from across the country, this tournament promises to celebrate the growth of Indian pickleball and the spirit in India. Stay tuned for all the updates on this tournament.